पर विराजमान मेरी बहन बैठी है, उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जितने भी आप लोग जितनी भी गिनती में जहां पहुंचे हो, आप सभी का धन्यवाद करना इसलिए चाहता हूं कि आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को याद किया। चंडीगढ़ में बहुत से लोग होंगे, उन लोगों में ऐसी बुद्धि का निर्माण अभी नहीं हुआ है जिस बुद्धि से हम अपने उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन महापुरुषों ने हमारी आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। उन लोगों की हमारे पास स्मृति करने के लिए, याद करने के लिए आज समय नहीं है। तो इस बात को ऐसे माना जा सकता है कि अभी हम जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। गुलाम लोगों को भी एक गुलामी का अलग सा नशा है। उनको बार बार बताने के बाद भी जब वो गुलामी नहीं छोड़ना चाहते तो एक बात निकल कर सामने आती है कि उन लोगों की जो प्रबोधित शैली है, जो जागरण है उनका, शायद वो नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमें चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानती, वो कौम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। ये पहली शर्त है। अगर हम चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को लोगों तक पहुंचाने में अभी सफल नहीं हुए हैं तो हमें मंथन करना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने तो आजादी की शर्त लगा दी कि अगर हमें आजादी प्राप्त करनी है तो हमारे महापुरुषों की आजादी के आंदोलन की जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन जहां क्या हो रहा है, हम ऊपर हैं, ऊपर हमारे पैर नीचे लग नहीं रहे, ऊपर हम ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसे शो करते हैं, हमें सब कुछ पता है। क्या पता है? बाबा साहब की जय जयकार करने का पता है, बस, और कुछ नहीं पता। जिस बात को हमारे महापुरुषों ने मना किया हम उसी बात को कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार मत करो, मेरे अधूरे काम को पूरा करो। हम माने? हम नहीं माने। इसमें कुछ समझने की इतनी बड़ी वो ज्योग्राफिकल या कोई बहुत बड़ा यहां पर अलजबरा नहीं है कि जो समझ नहीं आ रहा लोगों को। वो कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरे अधूरे काम को पूरा करो। तो अधूरे काम को पूरा करने के लिए ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, वामसेफ है, वो क्या कर रहा है? बार बार जागरण कर रहा है, बार बार। आप तो सोचते होंगे ये कार्यक्रम बार बार क्यों लग रहा है? अगर हमें पहली बार समझ आ गया होता तो बार बार कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये कार्यक्रम बार बार किया जा रहा है कि अभी हमें समझ नहीं लगा। भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेफ और सहयोगी संगठन, अभी इन संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में चलो गांव की और प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ऐसा कोई है संगठन जहां ऐसे प्रोग्राम नहीं है? चलो गांव की और प्रोग्राम को समझना और समझकर उस पर अमल करना,
समझना और समझकर उस पर अमल करना। बुद्धा ने कहा, दुनिया अच्छे विचारों पर नहीं चलती, दुनिया अच्छे विचारों पर नहीं चलती, दुनिया अच्छे विचारों पर अमल करने से चलती है। तो हमारा अमल प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज जो कार्यक्रम जहां हो रहा है, कोई बात नहीं कि हम गिनती में कम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जहां 2 कार्यकर्ता ही क्यों न हो, उन 2 कार्यकर्ताओं को ये आज की बात समझ लग जाए तो चंडीगढ़ में उद्घाटन हो सकता है, चंडीगढ़ में कार्य शुरू हो सकता है। तो 3 विषय इस कार्यक्रम में लगाए गए। वामसेप ऐसा एक संगठन है जो कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं करता। हमें प्रोग्राम करना है जी, हम चंडीगढ़ में प्रोग्राम करना चाहते हैं इसलिए प्रोग्राम लगा दो, ऐसा नहीं है। हर प्रोग्राम के पीछे एक उद्देश्य है। आपका पैसा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, आपकी बुद्धि लग रही है। अगर पैसा लगा, समय लगा, बुद्धि लगी और कार्यक्रम हुआ, अगर उस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं है तो पैसा भी फूल गया, समय भी फूल गया और आपका बुद्धि भी फूल गया। इसीलिए वामसेप के जो कार्यक्रम है उसके पीछे एक उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को कैसे समझना है, उसके लिए विषय लगाए गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज वामसेप पूरे भारत में जो जागरण का कार्यक्रम चला रही है, ऐसा कोई और संगठन नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से जहां चंडीगढ़ में ये कह रहा हूं, तो उन विषयों पर जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जितने यहां बैठे हो, जितने लोगों ने यहां पर आज की हाजिरी दी है, उन लोगों को इन विषय के बारे में जानकर इंप्लीमेंट करने का जहां से निर्णय कर उठना होगा। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। वो लोग जितनी तेजी से, जितनी रफ्तार से और जितनी चालाकी से हमारी आजादी के इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, उतनी तेजी से, उससे डबल तेजी से हमें उनको काउंटर करना होगा। बहनें आई आज, बहनों को पता होना चाहिए ये कार्यक्रम कोई ऐसा वैसा कार्यक्रम नहीं है। निर्णय निर्माण होगा और जो लोग निर्णय करते हैं और निर्णय पर अमल करने के लिए निकल पड़ते हैं, वो ही जागृत होते हैं। तो बिछड़ गया है कि वोट का अधिकार हमारे पास है। 18 साल के जब हम हो जाते हैं तो हमें वोट का अधिकार है। बच्चों को पूछो वोट का अधिकार है, 18 साल के बच्चों को पूछो वोट का अधिकार है, बोले हाँ है। वोट का अधिकार शासक बनने और बनवाने का अधिकार है। 2 बातें। आपको जो वोट का अधिकार मिल रहा है उसमें 2 अधिकार हैं। आपकी वोट में 2 अधिकार छुपे हुए हैं। उसी वोट से आप दूसरे को शासक बना भी सकते हो, उसी वोट के अधिकार से आप भी शासक बन सकते हो। क्यों विशाल गया? इसकी गहराई क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, इस बात को जानना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कोई हरा गहरा प्रोग्राम नहीं है। विषय लगाने का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातें नहीं। बहुत टाइम हो गया इधर उधर की बातें करते हुए। अभी हमारे पास जो समय है, हमें फोकस करना होगा, हमारे सामने केंद्रित होना होगा, उस टॉपिक को लेना होगा, उसी पर चलना होगा। तो इस वोट के अधिकार में 2 अधिकार हैं। एक अधिकार से हम दूसरे को शासक बनाते हैं और दूसरा अधिकार उसमें और है, अगर वो हमें पड़ जाती है वही, तो हम शासक भी बन सकते हैं। लेकिन क्या हुआ?
इस बात को हमारे लोगों ने तो नहीं समझा, काशीराम साहब ने तो, ये काशीराम साहब से पहले की बात है, आजादी से पहले की बात है। हमारे लोगों को एक ही बात समझ लगी, क्या वोट का अधिकार बाबा साहब ने लेकर दे दिया। ये भी नहीं पता चला कैसे मिला। हम रात को सोए, सुबह उठे तो हमें वोट का अधिकार मिल गया था, ऐसा हुआ है। वोट का अधिकार आपको ऐसे नहीं मिला जैसे हम सोचकर बैठे हैं। वोट का अधिकार कोई छोटा मोटा अधिकार भी नहीं है। वोट का अधिकार हमारी आजादी का एक वो मील का पत्थर है जिसको हम आज तक नहीं समझ पा रहे। मैं एक इसकी जानकारी, इस टॉपिक विषय बोल का, उसके बाद आपको ये जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना शासित जातियों का एक षड्यंत्र है। अब ये पहला विषय, इस विषय पर 10 मिनट हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? मैं कोई मास्टर नहीं हूं, आप कोई स्टूडेंट नहीं है। हम एक प्रक्रिया से गुजरेंगे, समझने की बात शुरू करेंगे और इस बात को समझकर लोगों को समझाएंगे कि आपके वोट के अधिकार को शून्य कर दिया गया है। लोगों को भी पता नहीं है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है शून्य कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि उनको वोट का अधिकार हमारे लोगों को कैसे मिला। जिनको मिला वो ही नहीं पता तो जा रहा है, जो मिलेगा ही नहीं पता कैसे मिला, वो ही नहीं पता तो भी जा रहा है अधिकार, उसका कैसे पता होगा उसको? कैसे मिला, कितनी मेहनत से मिला, कितनी शिद्दत से मिला। अगर वो बात की जानकारी जहां होती तो हम वोट के अधिकार की रक्षा करते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन एक महापुरुष को हमारे लिए लड़ना पड़ा। हमारे वोट के अधिकार के लिए उसको जहां नहीं, इंग्लैंड में जाकर लड़ना पड़ा, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 याद कीजिए, 1932 का लंदन का गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें जब वोट के अधिकार की बात चली, आपके लिए वोट के अधिकार की बात चली, आपको पता नहीं है। आप जहां भारत में हो, वो इंग्लैंड में लड़ रहा है, किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार हमें नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। आज हमारे पढ़े लिखे लोग मंदिर जाते हैं, सूर्य को पानी देते हैं, सूरज ना भी हो तो उस तरफ करके पानी दे देते। ये अधिकार कैसे मिल गया? किसने दिए? क्या इन पढ़े लिखे लोगों ने काम किया था कि इनको वोट का अधिकार मिला? नहीं किया था। जब वोट के अधिकार की बात चली तो मिस्टर गांधी, जिनको जे बापू बोलते हैं, उसी ने विरोध किया आपका और कहा कि भारत के लोगों को वोट का अधिकार वैसे ही होना चाहिए जैसे इंग्लैंड में है। उस समय 1932 में कहा उसी तरह भारत के लोगों को भी वोट का अधिकार दे दीजिए जैसे इंग्लैंड में है। किस तरह? किन लोगों को? जो लोग टैक्स पेयर थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग जमीन के मालिक थे, उन लोगों को ही इंग्लैंड में वोट का अधिकार था। तो गांधी ने क्या कहा? भारत में भी ऐसे ही दे दीजिए। गांधी जी कहते हैं भारत में भी ऐसे दे दीजिए। उनका क्या मतलब था? उनका अर्थ ये था कि अगर आप पढ़े लिखे की शर्त लगाते हो तो पढ़े लिखे कौन है? भारत में बहुजन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। जमीन की शर्त लगाते हो तो भारत के लोग
जमीन के मालिक नहीं है, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। जब जमीन देनी है, इनकम नहीं है, तो टैक्स कहां से देंगे? तो इनको अधिकार नहीं मिलेगा। आपके अधिकार की चर्चा हो रही है, आपको पता नहीं है आपके अधिकार के लिए कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर, जो कहते हैं मेरी जय जयकार न करो, मेरा काम अभी बचा हुआ है, अधूरा है, उसको पूरा करो। वो क्या कहते हैं? वो अंग्रेजों को कहते हैं, माय लॉर्ड, अगर आप भारत के मेरे बहुजन लोगों को वोट का अधिकार इन शर्तों पर देते हो तो मेरे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। जिनकी आबादी आपके इंग्लैंड की आबादी से डबल है, वो पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उन पर मनुस्मृति लागू की हुई है। उनके पास जमीनें नहीं है क्योंकि मनुस्मृति ने उनको जमीन देने से वंचित किया हुआ है। अगर आप लोग यही शर्तें लगाओगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही वोट का अधिकार मिलेगा, मेरे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। हम उसको पर्ची मानते हैं वोट के अधिकार। फिर कहा बाबा साहब ने लॉजिक किया कि मेरे लोगों के पास अगर कोई शर्त है लगानी है, अगर कोई उनकी क्वालिफिकेशन है, क्यों वोट का अधिकार देना चाहिए उनको? तो उनकी शर्त यही है कि वो भारत की धरती पर जन्मते हैं, भारत की धरती पर जवान होते हैं, भारत की धरती पर मर जाते हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। तो आपको वोट का अधिकार मिला। कौन लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जिनको ये पता है कैसे वोट का अधिकार मिला, किसको लड़ना पड़ा, किसके खिलाफ लड़ना पड़ा? अपनों के खिलाफ लड़ना, उनके साथ लड़ना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं वोट का अधिकार अधिकार नहीं है, वोट के अधिकार में दो अधिकार है। ये बात भी हमें पता नहीं चली। वापसी से पहले ये बात हमें पता नहीं चली। जब हमें पता नहीं चली कि राजा बनने का अधिकार भी है, एक ही बात पता चली थी, राजा बनाते आ रहे थे। कांग्रेस को बनाया, नेहरू को बनाया, नेहरू चला गया, इंदिरा गांधी को बनाना शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी को बनाना शुरू कर दिया, राजीव गांधी चला गया, किसी और को बनाना शुरू कर दिया, बनाते चले गए। और हमें क्या समझ लगी? वोट का मतलब किसी को डालना है, किसी को बनाना है। साहब काशीराम आ गए। साहब काशीराम ने लोगों को कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? आपके पास जो वोट का अधिकार है उसमें एक और अधिकार भी है, आप राजा बना रहे हो, आप राजा बन भी सकते हो। तब हमारे लोगों को पता चला, अरे हम राजा बन भी सकते हैं। और ऐसा किया, लोगों को बताकर किया, स्लोगन दिए, भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यात्राएं की, 6000 किलोमीटर साइकिल चला दिया, लोगों को बताया। क्या बताया? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वार्निंग दे दिया, उन लोगों को बता दिया कि वोट हमारा हो और राज आप करो, ऐसे कैसे चलेगा? तब लोगों को पता इस वोट के अधिकार में दो अधिकार हैं, राजा बनाने का भी अधिकार है, राजा बनने का भी अधिकार है। तब लगे लोगों को पता चला, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चला राजा बनने का अधिकार है। 1994 में राजा बना, मुलायम सिंह को राजा बनाया, तब पता चला। और वोट के अधिकार को जब पता चल गया हमें, तो उन दुश्मन जो इंग्लैंड में भी विरोध करता था, भारत में भी उनको समझ लगा। सबसे पहले इंदिरा गांधी को समझ लगा, ये काशीराम साहब क्या कह रहे हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इसका तो हल करना चाहिए कोई।
तो 1984 में वो ईवीएम लेकर आए, और उसी ईवीएम ने जो गैर संवैधानिक है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईवीएम से वोटिंग होगा, कहीं भी नहीं लिखा। उनका जो अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसकी धारा 59, संविधान की धाराएं हैं। हमारे बाप ने कुछ ऐसे नहीं छोड़ दिया, कच्चा काम कुछ नहीं किया, लिख कर रखा। उनको पता था जे लोग बेईमान हैं, बेईमानी करेंगे, हमारे लोगों को गुमराह करेंगे, लिख कर रखा कहां पर आपको वोट का अधिकार है और कैसे है। अधिनियम 1951 का उपनियम जो है 59, उसमें लिखकर रखा कि वोट का अधिकार होगा, वोट से हम राजा बन सकते हैं, वोट से हम राजा बना सकते हैं। इसीलिए आज हमारे लोगों को इस बात की समझ लगने में दिक्कत आ रही है कि हम इसको पढ़ते नहीं, हम इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें इस बात का कोई लेना देना है नहीं है, ऐसे लोगों के दिमागों में डाला। हम ही क्या करेंगे? कैसे उनका षड्यंत्र है? आपके वोट को शून्य करने में वो और क्या कर रहे हैं? मैं जहां भी भाषण करने में, मैं समझने और समझाने के लिए आया। नॉर्थ टीम को मैं दिल्ली में था, साहब की मीटिंग थी, तो उन्होंने एक बात कही है हमारे लोगों को, अभी भाषणबाजी बंद करनी होगी, अभी समझाना होगा, अभी लोगों के साथ संवाद करना होगा। क्यों? क्योंकि लोग नेताओं का भाषण सुनकर उब चुके हैं। अभी वो भाषण सुनने के लिए आने वाले नहीं। तो अभी बताना होगा उनको कि वोट का आपका अधिकार शून्य कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, इसको रोका कैसे जा सकता है। ये तीन बातें हमको बतानी। क्यों? क्योंकि ये अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। इसी अधिकार के माध्यम से हम व्यवस्था प्रवर्तन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्यों? क्यों व्यवस्था प्रवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं? क्योंकि जिनके पास सत्ता होती है उन्हीं की व्यवस्था होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हीं की व्यवस्था होती है। और सत्ता का मूल मंत्र, नीचे का, सबसे नीचे का जो पक्ष है, पायदान है, वो वोटर है। वोटर सत्ता का निर्माण करता है। अगर वही वोटर अलग जगह पर वोट डालता है, उसी वोटर की नल एंड वाइट वोट हो जाती है, उसी वोट की चोरी हो जाती है, तो वो सत्ता का निर्माण किसके लिए करेगा? जो उसकी वोट को चोरी कर रहा है, उसकी सत्ता का निर्माण होगा, हो रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है? बाबा साहब ने एक और जगह पर लिखा, मैं आपको बाबा साहब लिखते हैं बता के जा रहा हूं, मेरी बात आप इस बात को याद करके अगर उस पर कार्रवाई करोगे तो आप सत्ता के गलियारों में जा सकते हो, पहुंच सकते हो। वो वोट क्या याद रखना है? वो लिखते हैं, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। आपकी वोट का वैल्यू अडानी की वोट के वैल्यू के बराबर है। कितने लोगों को पता? आपकी वोट का वैल्यू अडानी की वोट के वैल्यू के बराबर है। आपकी वोट का वैल्यू मोदी की वोट के वैल्यू के बराबर है। जब आप वोट नहीं डालोगे तो जितना उनका फायदा हो रहा है वोट डालने से, आपका ना डालने से उतना ही नुकसान होगा।
दूसरा पक्ष, अगर आपकी वोट ईवीएम के माध्यम से चोरी हो जाती है तो आपका नुकसान उतना ही होगा जितना उनका फायदा हो रहा है, आपका उतना ही नुकसान होगा। हमारे लोगों को चिंता है इसकी, वोट डालने नहीं जाती, जब वोट डालती है तो कहां जाती है पता ही नहीं उनको, इस बात की उनको कोई चिंता नहीं हमारी वोट कहां डल रही है। इसीलिए ये प्रबोधन कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं, 567 जिलों में चल रहे हैं। ये अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 में बैलेट हो गया, लिखकर दे दिया गया, और तब से दुश्मन को इस बात की चिंता थी कि अगर इस वोट के अधिकार को शून्य करना है तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे इनकी वोट को चोरी किया जा सके। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, एम्प्लॉय होने के कारण मेरी ड्यूटी लगती है, मेरी बातचीत तो इंजीनियर से होती है। जिन लोगों ने 2024 के इलेक्शन में एक हादसा, एक और चिंता व्यक्त की है उन इंजीनियरों ने, जो ये ईवीएम को असेंबल कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन कर रहे हैं इसका, उन्होंने एक और चिंता यह की है। वो चिंता क्या है? कैसे आपके वोट के वैल्यू को शून्य किया जा रहा है, कैसे जीरो किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ईवीएम में रिगिंग सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है। रिगिंग का मतलब होता है ठगी मारना, ठगी किसी को ठगना, ठगी मारना। वो रिगिंग सॉफ्टवेयर, उसका नाम इसीलिए है वो सॉफ्टवेयर पकड़ने नहीं आता। वो रिगिंग सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हाई जनरेशन का इंटेलिजेंस है, एआई, आपने देखा होगा कई बार खबरें जो पढ़ती है वहां पर हमें दिखती तो एक लड़की है, लेडी है, लेकिन एक्चुअली वहां पर लेडी नहीं होती, वो एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, रोबोट होती है, और वो पूरे आदमी और औरत की तरह व्यवहार कर सकता है। वो ही सॉफ्टवेयर इन्होंने 2024 की मशीनों में लगाया है। कैसे आपकी वोट को शून्य किया जा रहा है, हमें चिंता नहीं है। हाँ, भारत के 85% लोग, कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, उनके पास सब कुछ है, और वो 3.5% भागे हुए हैं, पूरे देश में भागे हुए हैं। कैसे कहें? इसका एक और कारण भी है, हमें सत्ता की जानकारी नहीं है, हमें पॉलिटिकल पावर का एहसास नहीं है। बाबा साहब क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वो हमें क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिस चाबी से सभी मुश्किलों के ताले खुल सकते हैं। हम वोट के लिए अवेयर क्यों नहीं? ये भी कारण है क्योंकि हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी, हमने साहब काशीराम की बात नहीं मानी, अब हम निशाम साहब की बात नहीं मानी। बाबा साहब कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, विद विच ओपन एवरी रीच लो। काशीराम साहब कहते चले गए। उन लोगों को समझाते चले गए। हमने क्या किया? हमने उनके बात को सुना, लेकिन अपने मर्जी से, अपने दिमाग से इंप्लीमेंट किया। जो उन्होंने बताया वैसे इंप्लीमेंट नहीं किया। बाबा साहब कहते हैं, अपने लोगों को क्या कहते हैं?
राज करती जमात बनो। बाबा साहब क्या कहते हैं? राज करती, शासन करती जमात बनो। वही काशीराम साहब क्या कहते हैं? शासन करती कौम बनो। हम इन दोनों बातों को नहीं समझे, वोट को कैसे समझेंगे? जब ये बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा काम नहीं है। अगर ये हमारा काम नहीं है तो हम आने वाली नस्लों को कैसे बताएंगे? व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? व्यवस्था परिवर्तन क्या है? व्यवस्था परिवर्तन कैसे होती है? व्यवस्था कोई शर्ट नहीं है कि आज उतार दी कल डाल दी, ऐसे नहीं है। बाबा साहब कहते हैं मेरा ये आंदोलन संपूर्ण आजादी का आंदोलन है, सत्ता और संपत्ति का आंदोलन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की एक शर्त है, वो है आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर होना। काशीराम साहब कहते हैं शासित जातियों की बेटियों के साथ कभी बलात्कार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता है, सत्ता से व्यवस्था उन्होंने अपने अंडर की हुई है। उसी व्यवस्था को आपने बदलना है जैसे सम्राट अशोक ने बदला था। सम्राट अशोक ने क्या किया? पहले सत्ता। मौर्य ने क्या किया? पहले सत्ता ली। सत्ता से फिर भारत में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसको बदला, बदलकर भारत को क्या बना दिया? बुद्धमय भारत बना दिया। व्यवस्था चेंज हो गई। अगर उनके पास सत्ता ना होती, आज लोग मेश्राम साहब को कहते हैं सत्ता की बात मत करो। मेश्राम साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है, मेश्राम साहब इंसान है, वोटर भी है। वो इंटरफेयर कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कर, इंटरफेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जाओ वोट से राजा बनो। हमारे लोग कहते हैं मेश्राम साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए। 45 सालों में अगर हमने संगठन को तैयार किया और संगठन में ऐसी शक्ति पैदा की कि हम अपने लोगों को इस पोजीशन पर ला सकते हैं, अगर उनको हम इकट्ठा कर लें तो उनको सत्ता के गलियारे में पहुंचा सकते हैं, सत्ता ले सकते हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू हो सकता है। शुरुआत होगा, कितना टाइम होगा? वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, बस उसी को मानते जाओ, काम मत करो। फिर मेश्राम साहब ने वोट की वैल्यू कैसे कैसे लगानी है ये भी बताया। पॉलिटिकल पावर कैसे कैसे एंजॉय करनी है, कैसे लेनी है, ये भी तरीका बता दिया। और ये भी बता दिया कि आपके वोट को कौन चोरी कर रहा है, उनको कैसे रोकना है। जंतर मंतर में वो 2.5 लाख लोगों को वहां पर इकट्ठा किया। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहना पड़ा है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की 100% काउंटिंग होगी। किसके आंदोलन से कहना पड़ा? वामसिंह के आंदोलन से। हम यही पर भी नहीं रुकने वाले, हम ईवीएम को बंद कराने वाले हैं। इसीलिए पूरे भारत में इसी 15 अप्रैल को महाआंदोलन छेड़ा जा रहा है। और अपने अपने इलाके में जहां जहां भी हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, डीसी हैं, उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है। हम ईवीएम से इलेक्शन नहीं चाहते, हम पेपर बैलेट से इलेक्शन चाहते हैं। ये काम किया जा रहा है, कौन कर रहे हो? इसीलिए साथियों, ये इसीलिए विषय लगाया गया क्योंकि मेश्राम साहब ने सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कहा कि हम सत्ता लेनी है, कैसे लेनी है ये भी बताया, कौन सी मुश्किलें हैं ये भी बताया, उन मुश्किलों को कैसे लड़ना है ये भी बताया। और 3.5% जो ब्राह्मण हैं
उनकी जो पार्टियां जनाधार खो रही थी वो आज कैसे ऊपर जा रही हैं, ये भी लोगों को बताया। अगर हम अपने वोट की चोरी होती देखते रहेंगे तो उन्होंने जो प्रबंध हमारा किया है वो आप जब जान जाओगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। वो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड सीधा सीधा पार्टियों ने क्या किया, सीधा सीधा कंपनियों को धमकाकर उससे डोनेशन लिया, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया। इसलिए आपकी वोट को चोरी करने के लिए, वो चोरी कैसे होगी, ईवीएम से चोरी होगी, वो चोरी कैसे होगी, लालच देकर चोरी होगी, वो चोरी कैसे होगी, आपको शराब देकर होगी, वो चोरी कैसे होगी, बहनों को कपड़े साड़ियां देकर होगी, वो चोरी कैसे होगी, आपको धमकाकर डराकर। और आज की तारीख में 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ईवीएम के चोरी करने के लिए इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से ईवीएम के पास आया। 6,000 करोड़ से ज्यादा। वो कहां लगेगा, आपकी गुलामी पर लगेगा, गुलामी को मजबूत करने के लिए लगेगा। हम कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए साथियों आज ये मिशन गया कि अगर कांग्रेस या बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारी वोट को खरीदना है तो हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। उसी का एक ही तरीका है कि जहां इस देश में जन आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। आपके पास है 6,000 करोड़? नहीं, पैसे से हम नहीं लड़ सकते। उनके पास एक ताकत है पैसे, वो उससे लड़ रहे हैं। हमारे पास भी एक ताकत है, हमें पता नहीं है वो ताकत क्या है। उनके पास पैसे की ताकत है, हमारे पास जन बल की ताकत है। 85% जनता की ताकत है। अगर हम उस 85% जनता को, उसमें से आधी जनता को भी क्या कर लेते हैं, सड़क पर ले आते हैं, जन आंदोलन का निर्माण कर देते हैं, तो हम सामना कर सकते हैं। ये मिशन सबका कॉन्सेप्ट है। आप अगर आप कहोगे हम पैसे से साथ लड़ सकते हैं, कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं, तो ये सभी ऑप्शन उन लोगों ने छीन लिए हैं। जज क्या कर रहे हैं, उनके उल्टे फैसले। ये जेल जो दिल्ली में जेल खेल रहे हैं, जेल का ड्रामा है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपोजिशन में भी नहीं रखना चाहते। वो मोदी का अपोजिशन भी खत्म करना चाहते हैं। बहुजन लोगों का अपोजिशन नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन भी रखना है, जेल में भी कोई जाना है, उसका भी कोई पूरा टीवी पर दिखाना है, तो वो भी उन्हीं का आदमी होगा, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो संजय सिंह है। अपोजिशन भी खत्म कर दिया, आपका ध्यान ही भटका दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये मिशन लगाया है कि आपकी अगर यही हमारी मानसिकता रही तो हम आने वाले समय में अपनी नस्लों को याद नहीं करवा सकते। हम इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसका तथ्य है, हमारे पास प्रूफ है। क्या 2004 से पहले ये नेशनल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कभी भी बहुमत में नहीं आती थी, अपने आप में कभी बहुमत में स्थापित नहीं कर सकती। 2004 में ईवीएम लाए, कांग्रेस जीत गई। 2009 में ईवीएम लाए, कांग्रेस जीत गई। और 2014 के बाद रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। किन लोगों ने? वो बीजेपी वालों के जो नेता अडवाणी और वाजपेयी कभी 186 सीटों के ऊपर नहीं गए थे। पूरे भारत में उन दो नेता, छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। वाजपेयी और अडवाणी बहुत बड़े नेता है बीजेपी के। जब वो लीड करते थे,
जब वो पार्टी चलाते थे तो उनकी सीटें 186 से ऊपर नहीं जाती। जैसे ही 2004-2009 से ईवीएम का समझौता हुआ तो 2014 में ये 283 सीट के ऊपर जाते हैं। 2019 में 303 सीटें लेते हैं और 2024 में 400 प्लस कर रहे हैं। समझा रहा? अगर ऐसे चोरी हो रही है, ऐसे हमारे वोट के अधिकार को नल एंड वाइड किया जा रहा है, शून्य किया जा रहा है, तो ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? अगर हमने इस षड्यंत्र को समझना है तो हमें भारत के लोगों को जागृत करना होगा, हमें बहुजन लोगों को जागृत करना होगा और जागृत करने के सिवा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ये कार्यक्रम है। दूसरा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय, वो क्या है कि बहुजनों को शासित बनाओ अभियान। वामसिक ने एक अभियान चलाया। वो अभियान क्या है? बहुजनों को शासित बनाओ अभियान। इस अभियान में आज पूरे भारत में वामसेप और सहयोगी संगठन चलो गांव की ओर और चलो गांव के बूथ की ओर कार्यक्रम चला रहे हैं। ये हमारा दूसरा विषय है। साथियों, बहुजनों को शासित बनाओ अभियान क्यों शुरू करना पड़ा? क्योंकि हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो, आपने इस देश के हुक्मरान बनना है। वो कहकर चले थे। उनको पता था, वो अपने जीते जी ऐसा देखना चाहते थे। अंतिम दिनों में हमारे पंजाब के नानक चंद रत्तू उनके पीए हैं, उनके पीए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा 6 दिसंबर 1956 वो परिनिर्वाण का दिवस है। बाबा साहब शाम को बाबा साहब 6 दिसंबर को रोने लगे। जब वो रोने लगे तो नानक चंद रत्तू से पूछते, बाबा साहब इतना महान व्यक्तित्व, इतना पहाड़ जैसा जिगरा रखने वाला आदमी आज फूट फूट कर क्यों रो रहा है? क्यों अभियान चलाना पड़ा? मैं उसी के थोड़ा बैक में जा रहा हूं, हिस्ट्री में जा रहा हूं। जब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब से पूछा क्यों रो रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा नानक चंद रत्तू, जब मैं अपने सिपा सलारों को देखता हूं, जब मैं अपने लोगों को देखता हूं, तो मुझे कोई भी ऐसा सिपा सलार दिखाई नहीं देता जो मेरे इस कारवां को आगे लेकर जा सके। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके सामने ये कहने का क्या आधार था कि आज तक कोई मेरे को दिख नहीं रहा? उसका कारण ये था कि वो लोग आते थे, बाबा साहब के पैर छूते थे, पैर छूकर सामने बैठते थे और जय जयकार करते थे। और बाबा साहब जब तो पैर छूते थे, बाबा साहब उनको डंडे से पीटते थे। अरे मैं तेरे को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं फिर पैरों में गिर रहा है। मैं तेरे को आत्म सम्मान से जीने की बात करता हूं तो फिर वही गुलामी कर रहा है। जब बाबा साहब को अंतिम दिनों में लगा कि ऐसे लोग जो जय जयकार ही करते हैं, जे मेरा आंदोलन आगे नहीं लेकर जा रहे, आगे नहीं लेकर जा सकते, तब नानक चंद रत्तू को कहा, नानक चंद रत्तू इन लोगों को कह देना अगर ये मेरे कारवां को आगे ना लेकर जा सके किसी भी कीमत में पीछे
मत जाने देना। ये क्यों कहा बाबा साहब ने? क्योंकि इससे पहले, अपने अंतिम समय से पहले लोगों को क्या कहा बाबा साहब ने? जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो, देश के हुक्मरान बनना है। वो नहीं बन रहे थे, वो टूटे हुए थे, वो संगठनों में बांट गए थे, घर घर संगठन बना लिया था, बाबा साहब की फोटो की पूजा करते थे। उससे व्यवस्था परिवर्तन होगी? नहीं होगी। इसीलिए बाबा साहब को रोना पड़ा। जब बापसेब ने इस बात को ढूंढा, पढ़ा, लिखा, देखा, चिंतन किया, और काशीराम साहब के बाद मेश्राम साहब को एक अभियान चलाना पड़ा। क्या? शासक बनाओ अभियान। बहुजनों को शासक बनाओ अभियान। जिन बहुजनों को आज राष्ट्रपिता की जानकारी नहीं है, इकट्ठा होने की जानकारी नहीं है, उनको इकट्ठा करने के लिए मेश्राम साहब ने थ्योरी दी और कहा इस थ्योरी पर चलोगे तो शासक बन सकते हो। कहा एससी लोगों को, कहा शेड्यूल कास्ट लोगों को, कहा आप जो 1703 जातियों में बंटे हुए हो, इकट्ठा हो जाओ, 1703 जातियां इकट्ठा हो जाएं। एसटी की 801 जातियां इकट्ठियां हो जाएं। ओबीसी की 3743 जातियां इकट्ठी हो जाएं, तो टोटल कितना बनता है? 6000 से ऊपर जातियां इकट्ठी हो जाती हैं। यही जातियां अवरोध है। क्यों कहा बाबा साहब ने? वो जमात बनो। जमात का क्या मतलब होता है? एससी की 1703 जातियां, एसटी की 801 जातियां, ओबीसी की 3743 जातियों को इकट्ठा करके एक जमात बन सकती है। राष्ट्र नहीं, जमात होगा। बाबा साहब ने कहा जमात बनो, काशीराम साहब ने कहा कौम बनो। लेकिन हमारे लोग जमात नहीं बनी, कौम नहीं बनी, जात बनी। गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। इसमें क्या गर्व है? क्या गर्व है चमार बोलने? गर्व से कहो हम वाल्मीकि हैं। क्या क्या गर्व क्या है इसमें? चमार बनोगे, ब्राह्मण का काम करोगे, वाल्मीकि बने रहोगे, ब्राह्मण का ही काम करोगे। क्यों? क्योंकि आप चमार पहले नहीं थे, वाल्मीकि भी नहीं थे, आपको बनाया गया। मूल निवासी थे, मूल निवासी को ब्राह्मणों ने 6243 जातियों में बांटा। उसने बांटा, उसका फायदा था। हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा फायदा। इसलिए अभियान चलाते हैं। क्या है अभियान? 6243 जातियों को इकट्ठा करना, जिसमें से वापसी ने कितना किया? 4500 जातियों को इकट्ठा किया है। कर रहा है कोई और? नहीं कर रहा है। वो बाबा साहब की इतनी बात को लेकर चल रहे। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर लो, पॉलिटिकल पावर भाई कैसे लेंगे? मेश्राम साहब ने कहा कैसे लेंगे? मेश्राम साहब ने उनको कहा कैसे लेंगे? बाबा साहब ने लिखा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। बाबा साहब की इस बात को जब नहीं समझ लगा लोगों को, तो मेश्राम साहब ने लोगों को समझाने के लिए कहा जो बाबा साहब ने पॉलिटिकल की, राजनीतिक चाबी की बात की है, वो कहां है? चाबी आएगी आपके पास तभी ताले खोलोगे। चाबी कहां है? किसी ने जवाब नहीं दिया। शेला संगठन है, बीएसपी भी साथ में है, उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो चाबी कहां से लेंगे, वो की कहां से लेंगे जिससे गुलामी के ताले खुल सकते हैं। तो मेश्राम साहब को कहना पड़ा। जब मेश्राम साहब ने कहा वेयर इज द की, आंसर भी खुद ही देना पड़ा। की इज अपॉन द टॉप ऑफ द माउंटेन।
चाबी उस पहाड़ की उस चोटी पर पड़ी है। किस पहाड़ की चोटी पर? जिसमें 1701 जातियां ऐसी की है, उसके ऊपर 803 जातियां ओबीसी की है, उसके ऊपर एसटी की है। ये एक पहाड़ नुमा जो जातियां का पिरामिड है, पिरामिड है जातियों का। ये एक के ऊपर जाती है, एक के ऊपर जाती है। वो जो पहाड़ जातियों का है, अगर हम इन जातियों के पहाड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, तो वहां से चाबी उठा सकते हैं। मतलब 85% लोगों को इकट्ठा करके पावर ले सकते हैं। उस पावर से हम ताले खोल सकते हैं। इसीलिए उनको कहना पड़ा कि की इज अपॉन द टॉप ऑफ द हिल। कौन चढ़ेगा वहां पर? कोई जरूरत नहीं कर रहा, विश्राम सब कर रहे, वामसेव कर रहे। इसलिए वामसेव बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाती। फूले को आज याद किया, हम फूले का जन्मदिन नहीं मनाते। डंके की चोट पर कहते हैं हम बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाते। क्यों? हम बाबा साहब का जन्मदिन नहीं, बाबा साहब का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। फूले का हम जन्मदिन नहीं, फूले का अधूरा बचा हुआ काम पूरा कर रहे हैं। वो काम क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। हमारे संगठनों की इसकी जानकारी नहीं है। 6 लाख संगठन है भारत में। अगर एक संगठन 14 अप्रैल को 10,000 रुपया बाबा साहब के जन्मदिन पर खर्च करता हो, तो 6 लाख को 10,000 से मल्टीप्लाई करें, 6,000 करोड़ रुपया हम 14 अप्रैल को खर्च कर देते हैं। आउटपुट क्या है? आज तक करते आ रहे हैं। अगर आज तक करते आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन हुई? नहीं हुई। अगर आज तक हम ऐसा करते आ रहे हैं, तो क्या बाबा साहब का मिशन बढ़ा? नहीं बढ़ा। अगर विषय नहीं बढ़ा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई, तो ये 6,000 करोड़ रुपया जो हर साल हम खर्च करते हैं, अगर वो 6,000 करोड़ रुपया लोगों की तैयारी पर लग जाए, व्यवस्था को परिवर्तन करने में लग जाए, तो हम एक दिन प्राप्ति कर सकते हैं, उसको बदलकर रख सकते हैं। इसीलिए साथियों ये विषय लगाया गया, बहुजनों को शासक बनाओ अभियान। अभियान कब शुरू किया जाता है? जब किसी नई चीज को, ना समझाने वाली चीज को समझाना हो, तब एक अभियान शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि काशीराम साहब ने कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी लेने का तो मसला है, और अभियान क्या है? और इस अभियान को पूरा करने के लिए भारत के 6 लाख गांव में चलो गांव की ओर, ऐसा बोलकर लोगों में 15 लाख बूथों पर पहुंचने का कार्यक्रम है। भारत में 15 लाख बूथ हैं, 6 लाख गांवों में 15 लाख बूथ हैं। 15 लाख बूथों में अगर बाप से अपना यूनिट बना लेती है, पहुंच जाती है, तो वोट कहां से मोबिलाइज होगी? बूथ से वोट मोबिलाइज होती है। आपके बहुजनों लोगों की वोट मोबिलाइज कैसे होगी? क्यों? क्योंकि अभी उनको बूथ पर कोई आपका आदमी दिखाई नहीं देता है। अभी बूथ पर कौन लोग दिखाई देते हैं? अभी जनसंघ, आरएसएस के लोग दिखाई देते हैं। जब 15 लाख बूथों में आपके लोग भी होंगे, तैनात होंगे, कमेटियां होंगी, तो वो अपने लोगों को वोट मोबिलाइज करने के लिए कह सकती हैं, उनको वोट के बूथ तक लेकर आ सकती हैं और वोट दिलवा सकती हैं।
दूसरा एक और कारण भी है, चलो गांव की ओर 75% हमारे लोग गांव में बसते हैं और गांव के लोगों को शहर के लोगों की उतनी जानकारी, जो शहर के लोगों की जानकारी है उतनी जानकारी गांव के लोगों को नहीं होती। एक और बात होती है, शहर के लोग ज्यादा होशियार हैं, होशियार ज्यादा हैं, सामाजिक बेईमान ज्यादा हैं, गांव के लोग सीधे साधे लोग हैं। और जब गांव के लोगों को शहर के लोग जाकर बताएंगे और गांव के लोगों को तैयार किया जाएगा, बूथ लेवल पर तैयार किया जाएगा, तो 6 लाख गांव में हमारा संगठन खड़ा होगा। और उसी 6 लाख गांव में बूथ लेवल पर अगर हमारी कमेटियां बनती हैं, जैसे आपके चंडीगढ़ में कितने बूथ हैं? 600 बूथ हैं। हमारे पंजाब में 24,333 बूथ हैं। हमने 24,333 बूथ के लिए प्लान बनाया और 1105 बूथों में कमेटियां बना ली। कम से कम 5 मेंबर की, ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर की एक बूथ पर कमेटी बनाना। कैसे बनाना, अभी ये भी बता देते हैं कैसे बनाना। जितने यहां लोग बैठे, मेरी बहनें बैठी हैं, अगर उनकी वोट यहां पर बनी हुई है, जिस बूथ पर बनी हुई है, आइडेंटिटी करो। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के मेंबर कितने लोग हैं जहां जिनकी वोट इस बूथ में पड़ती है। मान लो 7 लोग ऐसे हैं जिनकी उसी बूथ पर वोट पड़ती है, उन 7 मेंबरों की एक कमेटी बना दो। जब कमेटी बन जाएगी बहनों, फिर क्या करें? फिर आपको बताना है अपने लोगों को, बहनों ने बहनों को बताना है। क्या बताना है? आज जो पूरे भारत में जो लोग राज कर रहे हैं, वो आपके संविधान को खत्म कर देंगे। और क्या बताना है? आज जो दिल्ली के तख्त पर राज कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुजन लोगों के जो अधिकार हैं वो खत्म कर दिए हैं। और क्या बताना है? अगर हमारे समाज को राजकर्ता समाज बनना है, तो हमारी आबादी के मुताबिक हमें भी एमएलए, एमपी जिताकर भेजने होंगे। ये लोगों को बताना है। बहनों की मनोदशा एक जो घर में बैठी हुई है, उनकी मनोदशा क्या है? हमने क्या करना राजनीति से, हमने क्या लेना देना? आटा देना, उन्होंने दालें देनी है, हमने क्या करना देना? जो देगा उसको डाल देंगे। याद रखो बहनों, अगर वो 500 रुपया देकर हमारी वोट खरीद रहे हैं, तो याद रखो, एक व्यापारी गधा लेने जाता है, होता उस गधे की कीमत पूछकर देखो, 500 नहीं होगी, हजारों में होगी। अगर उस गधे की कीमत हजारों में है, तो आपकी वोट 500 में वो लगा रहा है। उसको पूछना, एक गधे की कीमत हजारों में है, आप हमारी वोट की कीमत 500 रुपया लगा रहे हैं। हम ये बात समझ गए हैं और इस बात के लिए हम अपने लोगों को तस्लीम। काशीराम साहब क्या कहते हैं? वोट बेचना, वोट बेचना अपनी बच्ची बेचने के बराबर है। और एक वोट 2 धारी तलवार है। अगर वो वोट अगर अपने आप को डालोगे, तो आप दिल्ली के तख्त पर बैठ जाओगे। वही वोट अगर दुश्मन को डालेंगे, तो वो आपका गला काटेगी। इसीलिए बूथ लेवल कमेटियां बनानी चाहिए। तीसरा कारण एक और, चलो गांव की ओर क्यों संगठन तैयार किया जा रहा है? क्यों? ये जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, जे टास्क फोर्स है, हमारी टास्क फोर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो बदमाशी करेगा,
बामसेफ हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पेरेंटल है, उसमें कर्मचारी है। लेकिन ये भारत मुक्ति मोर्चा हम गांव की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है। अगर गांव में हमारी बूथ लेवल की कमेटियां होगी तो उनकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आरएसएस ने भी बूथ लेवल की कमेटियां बनानी शुरू कर दी। वो 24 का इलेक्शन हर कीमत में जीतना चाहते हैं। लोग उनको वोट डालना नहीं चाहते, वो लोगों की वोट डलवाना चाहते हैं। वोट डलवाने के लिए वो बूथ लेवल कमेटियां बना रहे हैं। बूथ लेवल कमेटियां क्या करेंगी? लोगों को लालच देगी, लोगों को परेशान करेगी, लोगों को धमकाएगी और लोगों को डराएगी और वोट अपने पक्ष में डलवाएगी। इसलिए आरएसएस बूथ लेवल कमेटी बना रहा है। अगर आरएसएस बूथ लेवल कमेटियां बना रहा है तो भारत मुक्ति मोर्चा जो हमारा टास्क फोर्स है उसको घर में नहीं बैठना चाहिए, उसको भी उनका सामना करने के लिए बूथ लेवल की कमेटी ही बनानी होगी। इसलिए यहां 600 बूथ में अगर हम रणनीति बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ की जिम्मेवारी होगी। एक का कार्यकर्ता एक बूथ 11 मेंबर की कमेटी, उस कार्यकर्ता के अंडर बूथ कमेटी। उसने कहीं भी नहीं जाना बहनों, धरने में नहीं जाना, डंडा लेकर नहीं जाना, रैली में नहीं जाना। अपने बूथ में अपने लोगों को तैयार करने के लिए, अपनी वोट को बचाने के लिए, वोट की चोरी रोकने के लिए, वोट की वैल्यू पहचानने के लिए लोगों को तैयार करना है। तब आपका शासक बनो अभियान पूरा हो सकता है। अगर शासक बनो अभियान को पूरा करना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसीलिए ये जो कमेटियां हैं वो पूरे भारत में बन रही हैं। आप ऐसा करोगे। इसी के साथ इस दूसरे विषय को मैं यहां कंपाइल करता हूं और तीसरे विषय की इंट्रोडक्शन थोड़े टाइम में आपको देकर आज की जो मीटिंग है उसको समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। तीसरा विषय बहुत अहम है हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। मैंने पहले कहा कि बामसेफ के विषय जो है उसको समझना और समझकर उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जेकर हम विषय को समझकर लोगों को समझाने लायक नहीं बनेंगे तब भी हमें समस्या आएगी, क्योंकि आप लोग कोई आम कार्यकर्ता नहीं हो। संगठन का सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्क का विस्तार 6 लाख गांवों में करना है। तीसरा विषय संगठन का सामाजिक और भौगोलिक, दो बातें समझनी है। सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्क 6 लाख गांव में लेकर जाना है, फैलाना है और संगठन को जन संगठन और जन संगठन को जन आंदोलन में रूपांतर करना है। उससे ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य पूरा होगा। अब इस मोटे मोटे शब्दों, भारी भारी शब्दों को सिंपल भाषा में कैसे समझें? साथियों, मैंने पहले बताया कि भारत में जो ऐसी जातियां हैं वो 1701 जाति। 1701 जाति को जोड़ने का कार्यक्रम सामाजिक नेटवर्किंग है। अब 1701 जाति को जोड़ने के लिए, संगठन के साथ जोड़ने के लिए बामसेफ ने क्या किया? बामसेफ ने इन 1701 जातियों में से पहचान की, उनकी पहचान की। इन 1701 जो ऐसी की जातियां हैं, इनमें से फायदेमंद जातियां कौन सी है, जिनको फायदा हुआ वो जातियां कौन सी है, जिनको फायदा नहीं हुआ वो जातियां कौन सी है, जिनको कम फायदा हुआ वो जातियां कौन सी है। हम नेटवर्क बना रहे हैं, हम सामाजिक नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं। क्यों? जब हम ऐसी
समाज की एक कमेटी बनाएंगे तो उसमें कौन लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जो ज्यादा जागृत है। जो ज्यादा जागृत है वो बार बार आता है। जिसको फायदा हुआ, जिसको पता मेरे को फायदा हुआ है ऐसी जाति का, वो भागकर कार्यक्रम में आता है। और जिसको फायदा नहीं हुआ वो आता ही नहीं है। जिसको कम फायदा हुआ वो आता ही नहीं है। तो बाप से अपने एक और रणनीति बनाई है। इन शेड्यूल कास्ट की 1701 जातियों में 3 तरह के संगठन बनाए जाएंगे। एक संगठन होगा ऐसी जातियों का, जैसे वामसेव ने बनाया, उसका नाम क्या है? SCF, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये वो संगठन है जो कर्मचारियों का संगठन है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कैसे भर्ती हुए? SC का सर्टिफिकेट लगाया तब भर्ती हुए। उन लोगों को जिम्मेवारी दी, जाओ अपने समाज में जो शेड्यूल कास्ट की जातियां जिनको फायदा हो रहा है उनका एक संगठन बनाओ। तो वामसेव ने एक संगठन का निर्माण किया, उसका नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उसमें कौन लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जो ज्यादा जागृत हैं, जो ऑफिसर हैं, उनका एक अलग संगठन बना दिया। सामाजिक नेटवर्क तैयार कर। कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को संगठन में लाना है। तो दूसरा संगठन कौन सा बनाना होगा? वो लोग जिनको फायदा नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट की ऐसी जातियां जिनको फायदा नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट की ऐसी जातियां जो अम्बेडकर मिशन के साथ नहीं जुड़ी। शेड्यूल कास्ट की ऐसी जातियां जो अभी भी सफाई का धंधा कर, जिनके सिर पर आज अभी भी गंदगी का टोकरा है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट की जाति हैं। अगर उनका एक अलग संगठन बनेगा तो लीडर उन्हीं में से चुना जाएगा, मेंबर उन्हीं में से चुने जाएंगे, मेंबर लीडर, और उन्हीं के कार्य के क्षेत्र में उनको काम करने के लिए भेजा जाएगा। ऐसा संगठन वामसेव ने तैयार किया। राष्ट्रीय मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट जाति जागृति मोर्चा संगठन खड़ा किया। उसमें कौन लोग हैं? मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, वो लोग जिन्होंने अभी बाबा साहब के आंदोलन की जानकारी नहीं है, जिनके पास अभी शिक्षा की जानकारी नहीं है, जिनके पास अभी धंधे की जानकारी नहीं है, जिनके पास अभी सामाजिक उन्नति की जानकारी नहीं है, उन लोगों का एक्शन करना है। चंडीगढ़ में ऐसा करना होगा, ढूंढना होगा। क्यों ढूंढना होगा? दुश्मन ने उसी को ज्यादा टारगेट किया हुआ है। दुश्मन ने उसी ग्रुप को, उसी वर्ग को ज्यादा टारगेट किया है। अंधविश्वासों में लेकर चला गया, बाबा साहब से दूर गांधी के नजदीक चला गया, और जिनके पुरखे खून के साथ चिट्ठियां लिखते थे, उन्हीं के औलादे, उन्हीं के वारिस आज बाबा साहब के आंदोलन से दूर है। किसकी जिम्मेवारी है जागृत करने की? हमारी। अगर ऐसा हम करते हैं तो सामाजिक नेटवर्क खड़ा होगा। क्योंकि अगर महाजन आंदोलन में कोई भी जाति बाहर रहेगी, नहीं आएगी, वो हमारे सामने दुश्मन के हाथों में खेलती हुई हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। भाई को भाई से लड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए वामसेव ने शेड्यूल कास्ट की 1701 जातियों में 3 तरह के संगठनों का निर्माण करने का काम शुरू किया। हमारे भाई हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं, नहीं छोड़ सकते इसको।
सा होगा जिनको कम पैदा हो। एक तो ज्यादा फायदा वाले, एक जिनको नहीं हुआ, एक बीच के हैं जिनको थोड़ा हुआ थोड़ा नहीं हुआ, जो बाबा साहब के आंदोलन के वाकफ हैं लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। ऐसी जातियों को ढूंढना होगा। हमारे पंजाब में 37 ऐसी जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की जिनको हमने 3 वर्गों में बांटा है। फॉर एग्जाम्पल, चमार जाति पंजाब में नंबर 1 पर हमने रखी है, उसको ज्यादा फायदा होगा। रासिक और मजबी और वाल्मीकि उसको कम फायदा हुआ है, उसको नंबर 2 पर रखा। शिगलीगर और ऐसी बहुत सी जातियां हैं उनको फायदा ही नहीं हुआ, उसको हमने तीसरे नंबर पर रखा। उन्हीं के संगठन बन रहे हैं, उन्हीं का नेता होगा, उन्हीं का प्रेसिडेंट होगा, उन्हीं के मेंबर होंगे, उन्हीं के इलाके में उनको काम करना है। ये वामसी का सामाजिक नेटवर्क, मंथन किया हुआ नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की बात हमें याद है। क्या बात है? जाओ अपने घरों पे दीवारों पर लिख लो, आपने इस देश के हुक्मरान बनना है। अगर ये जातियां जागृत नहीं होंगी, आप कैसे हुक्मरान बनोगे? वोट तो इन्होंने डालनी है। आज वोट क्यों नहीं पड़ रही आपको? क्योंकि वो जागृत नहीं है। आपके नेताओं को आज वोट क्यों नहीं पड़ रही? दूसरी पार्टियों के जो एजेंट आते हैं उनको भी वोट नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो जागृत है। उनको क्या लेना देना, वो जानते हैं। इसीलिए साथियों, ये जो सामाजिक नेटवर्क है इसको खड़ा करना होगा। ऐसे ही ओबीसी का, ओबीसी की आज पूरे भारत में एसटी की जहां नहीं है, एसटी चंडीगढ़ में शायद नहीं है, पंजाब में नहीं है, उसके भी हमें 2 संगठन बनाने होंगे। यहां है एक वो लोग हैं जिनको फायदा हुआ, एक वो लोग हैं एसटी के जिनको फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही ओबीसी के हैं। ओबीसी के यहां 3743 जातियां हैं पूरे भारत में। यहां चंडीगढ़ में भी जातियां होंगी कितनी? 60। चंडीगढ़ में भी 60 जातियां हैं ओबीसी की। अगर आप निगाह मारो, अगर आप चिंतन करो, अगर आप बात करो, तो उन 60 जातियों में कितने ग्रुप बन सकते हैं? 3 ग्रुप बन सकते हैं। क्यों करना है? क्योंकि जिनको फायदा हुआ वो बार बार आते हैं, वो ही कमांड करते हैं। जब वो ही बार बार कमांड करेंगे, जिनको फायदा नहीं हुआ ओबीसी की जाति को, वो नहीं आएंगे। उनको ढूंढना होगा, उनका अलग संगठन बनाना होगा। हमसे उनके सहयोग से जिनको कम फायदा हुआ उनका एक अलग संगठन बनाना होगा। 3 तरह का हम ओबीसी में संगठन बना सकते हैं। ये मिश्रा साहब का प्रोग्राम है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं जिंदे जी इस समाज को हुक्मरान बनाकर जाऊंगा, उससे पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। याद रख लो। और एक इनमें गर्व पैदा होगा, इनमें मान प्राउड पैदा करना है, जाति का नहीं करना है। इन्हें प्राउड क्या पैदा करना है? हम शासक वर्ग बनने वाले हैं। शासक वर्ग तो बाद में बनेगा, पहले हमारे अंदर विचार पैदा होना चाहिए शासक वाला। मिश्रा साहब को कभी भी देखो आप, वो शासक की तरह चलते हैं, शासक की तरह बात करते हैं, शासक की तरह अपना कैरेक्टर रखते हैं। हमारा विचार भिखारी का हो और हम शासक बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पहले हमारे अंदर, हमारी जातियों में, हमारे लोगों में क्या पैदा करना होगा? आत्म सम्मान बन सकते हैं हम। अभी क्या हुआ है? उनमें एक विचार पैदा हो गया है। पढ़े लिखे लोगों में, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनमें एक विचार पैदा हो गया। काशीराम साहब ने तो बहुत इनको डांटा, इन पढ़े लिखे लोगों को। बाबा साहब ने भी डांटा, काशीराम साहब ने तो और भी डांटा। क्यों?
उनमें एक विचार पैदा हो गया है। विचार पैदा नहीं हो गया, विचार पैदा किया गया है उनमें, पढ़े लिखों में। क्या क्या विचार है? ये नहीं हो सकता। किसी पढ़े लिखे को बात करो, हम शास्त्रवादी आ रहे, बोले नहीं होगा, काम नहीं करेगा वो। साथ में ये कहेगा ये कैसे, ये नहीं हो सकता, मेषराम साहब ऐसे कैसे, चलो गांव की और प्रोग्राम चलाने से शायद नहीं हो। अरे ये बात जब काशीराम साहब को पता चली, काशीराम साहब ने पता इनको क्या कहा है, ये जो लोग पढ़े लिखे लोग जो कहते नहीं हो सकता, उनको साहब काशीराम ने एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा है। एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स भयानक होता है कि इसको बोलते हैं जो समाज में रहने लायक ना हो। जो कत्ल केस में पकड़ा जाता है, पुलिस थाने में लेकर देती है, उसको हथकड़ी लगाती है, एफआईआर होती है, उसको क्या लिखा जाता है, ये सोशली नहीं है, इसको सोशल में नहीं रहना चाहिए, एंटी सोशल है, अरेस्ट करो, जेल में डालो। तो उसी तरह काशीराम साहब ने जैसे पुलिस वाले एक कातल को, एक गद्दार को, कातल को वो एंटी सोशल बोलते हैं, तो साहब एक पढ़े लिखे उस लोग को जो कहता नहीं हो सकता, उसको एंटी सोशल। दीनावाना जी इनको बोलते हैं। दीनावाना जी तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं तेल लाए हुए पहलवान हैं, हाथ में ही नहीं आते, पकड़ने जाओ, समझाने जाओ, अभी बात सुनेंगे, अभी फिसल जाएंगे। जैसे पहलवान अपने आप को तेल लगाता है, पहलवान, और कुश्ती करता है तो पकड़ने नहीं आता, फिसल जाता है हाथ। ऐसे ये बड़े लिखे लोग जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, तेल लाए हुए पहलवान हैं। इन लोगों को बाबा साहब ने कहा क्या, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। उसी बात को मेषराम साहब के दिमाग में रखा, सामाजिक नेटवर्किंग शुरू की, एक एक आदमी तक पहुंचने के लिए उनकी आइडेंटिटी की छानबीन की, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ लग रही इनको। तो सामाजिक नेटवर्किंग पूरे भारत में फैलाने के लिए 6 लाख गांव में, भारत के 6 लाख गांव में बाल सेवका संगठन फैलाने के लिए उसको तैयार किया। और वो ही संगठन जब बन जाएगा, और इसका टारगेट कितना रखा पता कितना है, ज्यादा नहीं दूर, 2027 तक का टारगेट है, बस 2027 में हम 6 लाख गांव में पहुंच जाएंगे। और जब 6 लाख गांव में पहुंच जाएंगे, 6 लाख गांव में हमारा संगठन होगा, वो संगठन जन संगठन बन जाएगा, जनता का संगठन बन जाएगा, और उसी जनता के संगठन को जन आंदोलन में रूपांतर किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, बाम से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही, जो बाबा साहब हमें करने के लिए कहकर गए हैं हम वही काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने क्या लिखा है एक जगह कि जब हुक्मरान लोग, जब पार्टियां के लोग, पार्लियामेंट के लोग, जब मीडिया, जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपकी बात न सुने, जब देश की डेमोक्रेसी में जाने वाले पार्लियामेंट्री लोग, एमएलए, एमपी वहां पर आपकी बात ना रखे, जब कोर्ट आपका फैसला आपको ना दे, तो लोगों को जनता की अदालत में आ जाना चाहिए। जनता की अदालत क्या है? जन आंदोलन। अभी हमारे पास जो हालात बना दिए इन लोगों ने, जन आंदोलन के सिवा हमारे पास रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं कहा हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, जो बाबा साहब कहकर गए हम उसी अधूरे काम को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, हम जन्मदिन मनाने का काम नहीं कर रहे। इसीलिए
केशव साहब ने चलो गांव की ओर सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्क बनाने के लिए स्टेट से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर तहसील, तहसील से लेकर गांव, गांव से लेकर बूथ, सबसे छोटी इकाई क्या है? बूथ। स्टेट का संगठन होगा, जिले का संगठन होगा, तहसील का संगठन होगा, ब्लॉक का संगठन होगा, बहनों का संगठन होगा, भाइयों का संगठन होगा, मजदूरों का संगठन होगा। उतना नहीं चाहिए कोई भी। जब ये सोशली और सामाजिक नेटवर्क बन जाएगा तो हमारा 6 लाख गांव में संगठन पहुंच जाएगा। संगठन सबसे बड़ी ताकत होती है। क्यों? दुश्मन ने आपको पीटने के लिए क्या किया? अपने आप को संगठन। दुश्मन कौन है? 3.5% ब्राह्मण, जुडिशियल। और उसी जुडिशियल का इतिहास उठाकर देखो बहनों, उसमें एक परशुराम जी हैं। परशुराम जी ने क्षत्रिय का 21 बार विनाश कर दिया, बीज नाश कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण में बहुत जबरदस्त दुश्मनी थी। जब उनको पता चला कि ये लोग जो हमारे नीचे हैं, जो वर्ण में शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, इन लोगों को पीटना है, इन लोगों पर राज करना है, तो वो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है तो पाई हो गए, गठबंधन बना लिया, जुड़ गए। पिटाई करने वाला इकट्ठा हो गया, जिनकी पिटाई हो रही है वो इकट्ठे नहीं है। हम लोग जो 6 या 243 जातियों में बांटे हुए हैं, हम 6 या 243 जातियों में बांटकर उनसे पीट खा रहे हैं, उनके जूते खा रहे हैं। वो कूटने वाले, पीटने वाले इकट्ठे होकर पीट रहे हैं। पीटने वाला इकट्ठा है, पीट खाने वाला अलग अलग है। इसीलिए हमारे सामाजिक संगठन बनाने पड़ेंगे, इसीलिए जन संगठन के रूपांतर करके लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम उनका सामना कर सकते हैं, तभी हम उनकी जो पिटाई है उससे बचा सकते हैं अपने अपने लोगों को। क्योंकि उसका एक करैक्टर है, ब्राह्मण का एक करैक्टर है। वो करैक्टर क्या है? इनजस्टिस। वो कभी किसी को न्याय नहीं देता। इसीलिए अंग्रेजों की जो प्रोविजन थी, उस प्रोविजंस में एक जो ब्राह्मण जज नहीं लगते थे। क्यों नहीं जज लगते थे? क्योंकि इनके करैक्टर में, इनके जहां दिमाग में किसी को इंसाफ देने की बात ही नहीं थी। आज उसी का करैक्टर है, वो इसीलिए हम गुलामों को गुलाम रखना चाहता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देके आगे बोलूंगा। इसकी एक एग्जांपल है, जब एक जगह पर बाबा साहब और गांधी जी की वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो गांधी जी बाबा साहब को कहते हैं, मिस्टर अम्बेडकर, आओ, देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, आओ, आप इस आंदोलन में आओ और देश को आजाद कराओ। बाबा साहब 2 मिनट मौन रहे और गांधी जी को कहा, गांधी जी, आप अपनी आजादी की बात कर रहे हैं, उनको फरंगी बोल रहे हैं, उनसे आजादी की मांग कर रहे हैं। आपके लोगों ने मेरे लोगों को गुलाम बना रखा है, मैंने आप तो आजादी भूमि दो। वो बनिया बहुत शैतान था, वो गुजराती बनिया बहुत शैतान था। वो क्या कहता है बाबा साहब को? अम्बेडकर, मैं तो अंग्रेजों का गुलाम हूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। एक गुलाम दूसरे गुलाम को कैसे आजादी दे सकता है? मैं तो अंग्रेजों का गुलाम हूं। उसका कहने का मतलब था, मैं तो गुलाम हूं, अंग्रेजों का गुलाम हूं। एक गुलाम दूसरे गुलाम को कैसे आजादी दे सकता है? आओ, पहले मुझे याद कराओ, फिर आपकी आजादी के बारे में सोचेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं?
मैं ब्राह्मण के करैक्टर की बात कर रहा हूं, ऐसा करैक्टर है उसका। वो तो डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा बताकर बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हमारे लोगों का तो इतना दिमाग ही नहीं है कि बाबा साहब के बराबर हो जाएं। बाबा साहब तो दूर से समझ जाते थे कि ये क्या कहने वाले हैं। हमारे लोगों को तो बार बार समझाने पर भी उनकी बात नहीं समझ लगेगी, इसीलिए वो बेचारे शिकार हो जाते हैं। एक कप चाय ब्राह्मण हमारे घर में आकर पी लेना, हम गिट गिट ऊंचा उछलते हैं, ब्राह्मण ने हमारे साथ चाय पी है, खाना खाया है। अबे खाना खाया, तेरा कप अलग था, उसका कप अलग था। वो कहता एक ही कप में एक चुस्की तू लेता तो एक चुस्की वो लेता, ऐसा था? पी भी ली चाय तो अलग अलग कप था ना, वो अलग था, तेरा अलग था, तो पी ली, उसमें क्या हो गया? ये हमारे लोगों की मनोदशा है। इसीलिए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए पूरे भारत में चलो गांव की ओर आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटम एक ही उद्देश्य है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था उन लोगों की होती है जिन लोगों के पास सत्ता होती है। सत्ता के बगैर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। वामसेव ने अभी हमारी रणनीति को बदला। क्या बदला है? हम 6 महीने तक, साल में 6 महीने तक संगठन निर्माण करेंगे और 6 महीने हम सड़कों पर रहेंगे। 2030 तक हम 20 बार भारत बंद करेंगे, साल में 2 बार कम से कम भारत बंद करेंगे। क्यों? हमें उनकी व्यवस्था पसंद नहीं है, हम इसको बदलना चाहते हैं। व्यवस्था बदलने की शर्त यह है कि आपके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। सत्ता की पहली सीढ़ी वोट है। वोट किसको पड़ रही है वही फैसला करती है किसके पास सत्ता होगी। लोकतंत्र है, इसीलिए वोट पर ज्यादा जोर है। मेश्राम साहब को पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मेश्राम साहब वोट की वैल्यू इतना तो समझा सकते हैं लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल बंदा कोई समझाता दिखाई नहीं दे रहा। ये जो एमपीज हैं, एमएलए जीत कर जाते हैं, 131 एमपी जीत कर जाते हैं, ये बताने का काम ही नहीं करते। ये वोट की वैल्यू हमारे लोगों को समझाने का काम ही नहीं कर रहे। ये क्या समझाते हैं? कांग्रेस को वोट डालो। ये क्या बताते हैं? बीजेपी को वोट डालो। ये कभी नहीं आपको बताएंगे कि आप अपनी सत्ता कैद करो, ऐसा कभी नहीं बताएंगे। जब ये नहीं बताएंगे, हम हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे नहीं, हमें तो भी बताना पड़ेगा। इसीलिए ये चलो गांव की ओर प्रोग्राम चला जा रहा है और इसमें 6 लाख गांव को जुड़ा जा रहा है। छोटा उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य कोई छोटा नहीं है। ये हवा में भी नहीं होगा, ये कल्पनाओं से भी नहीं होगा, ये इमेजिनेशन से भी नहीं होगा। मैं जहां कह रहा हूं हो जाएगा, मैं बोलकर चल जाऊं हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये आप लोगों का इंप्लीमेंट करने का प्रोग्राम है। अगर आप आपके 600 बूथों में जाएंगे, 600 बूथों में कमेटियां बनाओगे, तब आप चंडीगढ़ की कमांड को अपने हाथ में ले सकते हो। नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे। हमारे कवि है पंजाब में गुरदास राम आलम जी, वो 2 लाइनें लिखते हैं, कविता उनकी है। वो 2 लाइनों में क्या लिखते हैं, मैं पंजाबी में बात करूंगा, शायद आप समझ जाएंगे उसको। गुरदास राम आलम जी कहते हैं, क्यों मुगड़ मारी बैठा है, मतलब हमारे लोग उसके आश्रय बैठे, ऊपर से आएगा कोई, किसी ने नहीं ऊपर से आना। अगर कोई आएगा भी वो आपके लिए नहीं आएगा। अगर कोई अवतार लेगा भी, जितने भी अवतार लिए हैं उन्होंने आपके लिए नहीं लिए हैं, उन्होंने औरतों के लिए नहीं लिए हैं। औरतों को तो उन्होंने पाप जो नहीं बोला, औरतों के लिए नहीं वो अवतार लेंगे कोई भी। अगर वो आएगा, आने वाले नहीं है, अगर कोई आएगा भी उन्हीं के लिए आएगा जिनकी आवश्यकता है। तो इसीलिए गुरदास राम आलम जी लिखते हैं, ओए क्यों मुगड़ मारी बैठा है, उठ दलित भरावा चच कर ले, कब तैनू ही करना पैना है
चाहे कल कर ले, चाहे आज कर ले। तू कहता पीर पैगंबर ही, इतना हमारे लोग हैं। मैंने सुबह बताया, सूरज ना भी निकला हो तो जिधर से सूरज निकलता है उधर को पानी देने शुरू कर देते हैं। बहनें हमारी ऐसी हैं, उनको एक ही काम पता चल गया कि व्रत रखने से पति की आयु लंबी हो जाती है, वो व्रत रखने लग जाती है। इसीलिए उसने लिखा, आलम साहब ने लिखा, तू कहता पीर पैगंबर ही तेरी किस्मत आके बदलेंगे, तेरे काम किसी ने आना नहीं, चाहे काशी जा चाहे हज कर ले, काम तेनू ही करना पैना है, चाहे कल कर ले चाहे आज कर ले। लास्ट लाइन, ओए जेने पुरुष बनाए डंगरा तो, डंगर बोलते हैं जानवर, पहले हम जानवर थे। कैसे जानवर थे? हमारे पढ़े लिखे लोगों को एक बार मैं किसी प्रोफेसर से मिला, उसको बोला कि आपको आंदोलन में आना चाहिए, मैं भी प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, मैं भी काम करता हूं, आपको भी करना चाहिए। बोला नहीं, मैं तो रिजर्वेशन से भर्ती नहीं हुआ, मैं तो अपनी क्वालिटी से हुआ, मैं लियाकत से हुआ, होशियार तो होता, मेरिट में आया, कब हुआ? मैंने बोला ठीक है कि पानी का गिलास लो, बैठोगे मेरे पास। उसको बताया, मैंने उसको बोला तेरे से पहले तेरा दादा, तेरा बापा, तेरे परदादा, तेरा लक्कड़ दादा सभी प्रोफेसर थे। बोला नहीं मैं ही हूं। तो मैं बोला उसको, क्या वो सभी नालायक थे? बोला तू होशियार है, तेरा लक्कड़ दादा, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा डैडी सब नालायक थे, कोई प्रोफेसर नहीं बना। बोला नहीं ऐसे नालायक तो नहीं थे। मैंने बोला उनको अवसर नहीं था, तेरे को अवसर मिला, कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तेरी जाति एंट्री हुई, उस जाति की वजह से शेड्यूल कास्ट बना, शेड्यूल कास्ट की वजह से तू मेरिट में आया। मैं क्या याद कर, जब आपके पुरखे गांव से दूर उन बस्तियों में रहते थे और बस्तियों में रहते हुए अपनी झोंपड़ियों में आकाश की तरफ देखते थे, वो आकाश की तरफ बहनों क्या देखते थे आपके पुरखे? वो उड़ती हुई गिद्ध को देखते थे। उड़ती हुई गिद्ध उड़ती हुई कहां जाती थी? हमारे पुरखे उसके तरफ आगे चले जाते थे गिद्ध को देखते हुए। और वो गिद्ध कहां उतरती थी? जंगल में वो गिद्ध वहां उतरती थी जहां मरा हुआ कोई जानवर होता था। एक तरफ से वो गिद्ध वहां उतरती थी, दूसरी तरफ से हमारा पुरखा भागा चला उस गिद्ध के तरफ, उस जानवर के पास पहुंचा था। जब वो जानवर के पास पहुंचा था तो हमारे पुरखे के साथ एक उसका पालतू कुत्ता भी पहुंचता था। एक तरफ से वो गिद्ध वो कुत्ता मांस नोचता था, दूसरी तरफ से हमारा पुरखा उस मरे हुए जानवर का मांस नोचता था, मांस काटता था और मांस को पकाकर अपने बच्चों को खिलाता था। मैंने उसको कहा, तूने कहा कि तू होशियार था, तेरे पुरखे नालायक थे। नहीं नालायक थे, उनको अन्न खाने की भी आज्ञा नहीं थी। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज ने लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जहां सबको खाने के लिए अन्न मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ा सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये इसलिए लिखना पड़ा। ये हमारे पाठी बताते नहीं है, उनके बारे में ऐसा बताते नहीं है। रविदास महाराज क्रांतिकारी गुरु हैं, क्रांति की बात करते हैं, बेगमपुरा के सर बसाने की बात करते हैं। बेगमपुरा क्या है? जो हमारा प्रोग्राम है, चलो गांव की ओर